की हम पर मेहरबानी लिख रहे थे और तुम अगर आखिर तक सुनते तो तुम्हें मालूम होता हम तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहे थे। तो आप लोग से ये गुजारिश है, ये प्रार्थना है कि आप लोग बैठिए और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है। हमारे विद्वान, हमारे अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं, तो आप लोग बैठिए और लाभान्वित। रचयिता साहित्योत्सव के इस दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं, बहुत सारे नए लोग दिख रहे हैं। अहमद मुश्ताक का एक शेर है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी कभी ऐसे आए थे इस वीराने में। और आज का जो विषय है परिसर, जीवन और दिल्ली, ये दिन वे दिन, इस विषय पर हमारे दो अतिथि बुलाए गए थे। नित्यानंद तिवारी सर स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ सकते हैं, तो हमारे बीच हमारे विद्वान, हमारे अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा जी उपस्थित हैं। कृपया एक बार करकल ध्वनियों से इनका स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि सर, चूंकि सर के अध्ययन का और अध्यापन का विषय बहुत बड़ा है, कोश विज्ञान से लेकर के अनुवाद विज्ञान और तमाम सारी चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि सर स्वयं अपने उन चीजों के बारे में बातचीत के क्रम में बताएंगे। और चूंकि नित्यानंद तिवारी सर आज आ नहीं रहे हैं, तो वो समय भी सर से हम मांगेंगे, वो समय भी लेंगे, बातचीत करेंगे सर के बारे में विस्तृत जानकारी और परिसर का समय कैसा था। सर ने ही अपने एक वक्तव्य में कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ भी, जिस कॉलेज में भी जाते हैं, उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी और प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, मिलते हैं, तो वो सब कुछ घटनाएं जो पुराने, वो गालिब का एक शेर है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। तो इनके परिसर के दिन कैसे थे, और हम सब परिसर से जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय कैंपस से जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार का माहौल था, क्या था, अभी क्या चल रहा है, इन सब विषयों पर सर से हम बात करेंगे। मैं जिस बात की तरफ आज जिस बात के बाद इस सत्र की शुरुआत करना चाहता हूं, वो ये है कि आज के तकनीक युग में एक सबसे बड़ा, तकनीक ने जो सबसे बड़ा प्रहार किया है, वो प्रहार है सामूहिकता पे। कहने के लिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से, लेकिन जो बीच, मानव के बीच का जुड़ाव है वो कम है। गांव में हम देखते हैं कि हमारे जब बड़े बुजुर्ग बैठते थे और बच्चे, छोटे बच्चे बैठ के उनसे कथा कहानी सुनते थे, तो जो उस ज्ञान परंपरा में, वाचिक ज्ञान परंपरा में जो बातें समझ में आती हैं, वो लंबे समय तक हमारे साथ रह जाती हैं। तो मैं चाहूंगा, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सर को उस वाचिक ज्ञान परंपरा में सुनेंगे। अपनी एक बात 4 पंक्तियों से खत्म करूंगा, और कि कभी कुछ भोर की ताजी हवाएं काम आती हैं, कभी कुछ भोर की ताजी हवाएं काम आती हैं, कभी ठंडी, कभी मीठी, कभी कड़वी दवाएं काम आती हैं, और कभी जब ये हवाएं वो दवाएं काम ना आए, मुसीबत में बुजुर्गों की दुआएं काम आती हैं, मुसीबत में बुजुर्गों की दुआएं काम आती हैं। मैं चाहता हूं सर आए, अपना स्थान ग्रहण करें, और इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर आदरणीय से दीपक जायसवाल जी हमारे बीच है, वो सर से बात करेंगे। मैं चाहूंगा दीपक भैया हमारे बीच है, आप एक बार इनका भी करकल ध्वनियों से स्वागत करें। तो अब आगे आप सर को सुनेंगे, मैं मंच आदरणीय श्री दीपक जायसवाल भैया को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। आप सभी का स्वागत है। रचयिता द्वारा जो साहित्योत्सव मनाया जा रहा है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हमारे अग्रज, हमारे जो कहा जाता है कि किरीट तरु जो बनी थी, किरीट तरु को याद करते हुए प्रियंबद जो है अपनी परंपरा को याद कर रहा था। जहाँ पे आज हम लोग मौजूद हैं, जिस दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, वहाँ की परंपरा को प्रियंबद, फिर ये मौका मिला है मुझे कि प्रियंबद बन के इनको याद करूं। किरीट तरु की जो असाध्य वीणा है, उसकी बनने की प्रक्रिया याद करूं, और दिल्ली परिसर और दिल्ली के बारे में हमारा यह सत्र किलकित रहेगा। दिल्ली के बारे में गालिब ने एक शेर बोला था, एक रोज अपनी रूह से पूछा दिल्ली क्या है, एक रोज अपनी रूह से पूछा दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। यह वही दिल्ली है जब जौक को बुलाया गया,
दक्कन की तरफ कद्रे सुखन को छोड़कर उन्होंने बोला, कौन जाए जौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। दिल्ली पर बात होती तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। दिल्ली की बुद्धि, दिल्ली का हृदय, साथ लेकर चलने वाला हमारा दिल्ली परिसर, इस पर बात होने जा रही है। और दिल्ली को जीने वाले, दिल्ली परिसर के विवेक, दिल्ली परिसर को बनाने वाले लोगों में से एक हमारे साथ हैं विमलेश कांति वर्मा सर। करतल ध्वनि से इनका स्वागत करिए। जो आज अध्यापक बने पड़े हुए हैं, ढेर सारे सर के पढ़ाए हुए। मैं तीसरी पीढ़ी में आता हूं, सर के पढ़ाए हुए जो अध्यापक बने हैं उनसे मैं पढ़ा हुआ हूं। तो जो इस समय खुद को उस्ताद समझ रहे हैं उनके लिए मैं एक और शेर पढ़ना चाहूंगा। रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। सर ने अध्यापक होने का कर्तव्य बड़ी शिद्दत से निभाया और सर की विशेषज्ञता रही है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, कोश निर्माण, पाठालोचन, अनुवाद, प्रवासी साहित्य के सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति रखते हैं, जिन्होंने ड्यू में भाषा विज्ञान व अनुवाद को लोकप्रिय बनाया और प्रतिष्ठा दी। सर को टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा, सोफिया बुल्गारिया तथा साउथ पैसिफिक विश्वविद्यालय सुवा फिजी द्वीप समूह में हिंदी शिक्षण योजना शुरू करने का श्रेय जाता है। ऐसे आदरणीय सर विमलेश कांति वर्मा जी के साथ आज का सत्र हम लोग बिताएंगे। हमारे एक विभाग में बहुत पुराना सोफा पड़ा हुआ है, जर्जर स्थिति में। पहली बार मैंने सर को वहीं देखा और डर के मारे सर से मैं संवाद करने नहीं गया। हालांकि ये डर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अब भी मौजूद है और जो विद्यार्थी और गुरु के बीच जो संवाद की परंपरा कहीं पीछे छूट गई है, ये पहले बनी हुई थी। सर से हम ये जानेंगे, सर की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है और ये वह समय था जब धीरेन्द्र वर्मा वहां के अध्यापक हुआ करते थे, जगदीश गुप्त हुआ करते थे, माता प्रसाद गुप्त हुआ करते थे और एक तरफ से नई कविता का आंदोलन चल रहा था, परिमल की स्थापना हो रही थी। यह वह दौर था और सर वहां के स्टूडेंट हुआ करते थे, छात्र हुआ करते थे और वहां बेहद अपनापन था। तो आखिर वह कौन सी चीजें थी जो यहाँ के विद्यार्थी और शिक्षार्थी के बीच में वो संवाद की सिलसिला जो है वो टूट गया। सर, मेरा पहला क्वेश्चन सर से प्रश्न है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने अध्यापन के अनुभवों को सर साझा करें और जो अध्यापन के सिलसिले में जो ये बदलाव आया है सर और ये जो दूरी बन गई है उसके बारे में कुछ अनुभव साझा करें सर। बहुत माफी के साथ सर, इससे पहले कि सर बोलना शुरू करें, मैं चाहूंगा कि मुस्कान आए और सर का एक बार स्वागत करें। तो स्वागत की औपचारिकता पूरी कर ली जाए, फिर इत्मीनान से हम सर को सुनेंगे। और साथ ही कीर्ति डॉक्टर दीपक जायसवाल का स्वागत करें। एक बार आप सभी करकल ध्वनियों से कीर्ति डॉक्टर दीपक जायसवाल का स्वागत करें। अब ये मंच हम सर को सौंपते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपत्ति के साथ मैं हमारे बीच नित्यानंद तिवारी सर नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक छात्र अपने एक व्यक्ति के साथ मार्फत उन्होंने भेजा है कि ये पढ़ा जाए यहाँ पर। उन्होंने यहाँ के लिए भेजा है, तो अगर आप पढ़ दें या कोई हमारे साथी पढ़ दें तो बेहतर। हमारे तरफ से क्या आप पढ़ेंगे दादा?
नित्यानंद तिवारी सर ने जो हमें यहाँ पर भेजा है, क्योंकि सर नहीं आ पाए हैं स्वास्थ्य के कारण, उन्होंने भेजा है, प्रिय छात्र मित्रों, मुझे पता चला कि आप सभी छात्र मिलकर एक ऐसा मंच चला रहे हैं जहां बौद्धिक संवाद चला सके। इस बात से आप सभी के लिए मेरे मन में सम्मान पैदा हुआ है। विश्वविद्यालय तब और अब विषय पर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई है और मैंने अध्यापन किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं इलाहाबाद और दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों के बारे में कुछ कहूँगा। इलाहाबाद का विश्वविद्यालय जीवन बड़ा सक्रिय और जीवंत था। कारण यह था कि वहाँ क्लास के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी जगहें और केंद्र थे जहाँ बहुत तेज और सार्थक बहसें होती थी। परिमल और प्रगतिशील लेखक संघ जैसी साहित्यिक संस्थाएं थी जो वैचारिक संघर्ष का केंद्र थी। सन 1950 के बाद हिंदी साहित्य इन दोनों संस्थाओं से बहुत प्रभावित रहा। इन दोनों संस्थाओं से बहुत बड़े बड़े साहित्यकार और चिंतक जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त कॉफ़ी हाउस, कुछ किताब की दुकानें, कुछ रचनाकारों और चिंतकों के घर बड़ी बहस मुबाहिसे के केंद्र थे। पूरे इलाहाबाद के वायुमंडल में बौद्धिक संवाद की प्रवृत्ति व्याप्त थी। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। वे एक स्थापित विद्वान और आलोचक थे। यद्यपि उनके विचारों में बहुत लचीलापन नहीं था, लेकिन फिर भी वे खुले हुए थे। वे नए साहित्य के प्रति बहुत आग्रहशील नहीं थे, फिर भी वे विविधता को स्वीकार करते थे। उन्होंने नए साहित्य के आंदोलन से जुड़े बहुत नए लोगों को विश्वविद्यालय में नियुक्ति की। कई बार तो उन्होंने आवेदन मंगाकर ऐसे लोगों को विभाग में नियुक्त किया। नगेंद्र जी ने हिंदी विभाग में एक अनुसंधान परिषद की स्थापना की थी। हर महीने कभी कभी तो 10-15 दिनों में उसकी बैठकें होती थीं और विचार विमर्श होता था। इससे विभाग में अधिक खुलापन और सजीवता आई। विद्यार्थियों के एक वर्ग ने अपनी संस्था दिविक बना ली थी। तात्पर्य यह है कि अध्यापकों, साहित्यकारों और सृजनशील विद्यार्थियों का एक अच्छा समुदाय बन गया था। दिविक रमेश, सुरेश ऋतुपर्ण, नवल प्रेम जन्मेजय, नए रचनाकारों की बौद्धिक गतिविधियां अच्छी खासी भूमिका निभाने लगी थी। ऐसे बौद्धिक हलचलों के कई कारण थे, फिर भी डॉक्टर नगेंद्र की भूमिका को मैं महत्व देना चाहता हूँ। विचारों की भिन्नता और विविधता को, उसके महत्व को वे एक बड़ी सीमा तक पहचानते थे। मैं एक व्यक्तिगत उल्लेख करना चाहता हूँ। अनुसंधान परिषद में शुक्लोत्तर आलोचना पर एक गोष्ठी थी। नगेंद्र जी ने विषय प्रवर्तन का भार मुझे सौंपा था। मेरे वक्तव्य में एक ऐसी बात थी जो नगेंद्र जी को चुभ सकती थी। वह बात थी छायावाद संबंधी शुक्ल जी की आलोचना से सहमत होना कठिन था, लेकिन तब भी वह प्रभावित करती थी, और नगेंद्र जी की छायावादी आलोचना से सहमत होना आसान था, लेकिन उसी मात्रा में प्रभावित होना कठिन था। कारण कि आलोचना से सहमत असहमत होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। विश्लेषण प्रक्रिया और पद्धति से आलोचक का महत्व पहचाना जाता है। नगेंद्र जी मेरे आशय को समझ गए। मुझे कुछ दिनों बाद ही उन्होंने विश्वविद्यालय में नियुक्ति दे दी। इतना तो मैं निश्चित कर सकता हूं कि नगेंद्र जी अपने विचारों पर जो चाहे जितने दृढ़ रहे हों, लेकिन वे विचारों की विविधता को महत्व देना जानते थे। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आया तो मुझे इलाहाबाद जैसा वातावरण उतना तो नहीं, फिर भी काम लायक तो मिला ही। इलाहाबाद की तरह दिल्ली में भी अज्ञे, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा और जनयुग के संपादक होकर आए नामवर जी के कारण संवाद भूमि मिली। ये लोग विश्वविद्यालय के बाहर प्रमुख बौद्धिक केंद्र हो गए थे। उस समय लोहिया भी आ गए थे। वे जन नाम की पत्रिका निकालते थे और उनके यहाँ साहित्यकारों का विचार विमर्श चलता ही रहता था। लोहिया बुद्धि के स्वतंत्रता के पक्षधर थे, जिसके बिना समझ पैदा नहीं होती। मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि संस्था बनाकर आप लोग जो विचार विमर्श और संवाद कर रहे हैं, वह बुद्धि को स्वतंत्र बनाती है। इस सिलसिले में लोहिया से अधिक स्पष्ट बात किसी राजनेता ने नहीं की है। लोहिया ने यह स्थापित किया कि साहित्य और राजनीति दोनों ही मानव जीवन से संबंधित हैं और दोनों ही सृजनात्मक बनावट एक है। पहली विधानसभा के चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी के विधायक ज़्यादा थे। लोहिया ने थानू पिल्ले से कहा कि तुम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करो। राज्यपाल की सहमति से सरकार बन गई। लोहिया जब जेल में थे, लेकिन केरल का एक इलाका तो तमिल भाषी था, उसके तमिल में जाने के लिए आंदोलन किया।
तब तक भाषाकार मालाबार प्रांत बनाने का सिद्धांत स्वीकार किया जा चुका था। जनता की मांग जायज थी। पिल्ले ने अपनी जनता पर गोलियां चलवा दी, कई लोग मारे गए। लोहिया ने कहा तुम इस्तीफा दो। पिल्ले ने इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी की मीटिंग में यह मसला रखा गया। लोहिया कुछ वोटों से हार गए। स्वतंत्र भारत में पहली बार मानवता के विरुद्ध राजनीति सत्तावादी हुई। साहित्य की भी आंतरिक बनावट सत्ता विरुद्ध होती है। राजनीति अगर सत्तावादी होती है तो वह मनुष्य के विरुद्ध होती है। इसे पहचानना समझ है। समझ का लक्षण उन्होंने बताया कि यदि विचार विमर्श में कोई एक पक्ष का औचित्य सिद्ध करे और दूसरे पक्ष पर इमला करे, समझने की कोशिश ना करे, वह सत्तावादी होता है। इसलिए निरंतर विचार विमर्श चलना चाहिए और वह क्लास से लेकर तमाम संस्थाओं तक होना चाहिए। इससे बुद्धि स्वाधीन होती है। लोहिया का एक उदाहरण, किसी एक व्यक्ति के विचारों को राजनीति का केंद्र नहीं होना चाहिए। वे विचार सहायता तो करे परंतु नियंत्रण नहीं। स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों ही अंधविश्वास के पहलू हैं। मेरा विश्वास है कि गांधीवादी या मार्क्सवादी होना दोनों ही मतिहीनता है और गांधीवाद विरोधी और मार्क्सवाद विरोधी होना भी उतनी ही बड़ी मूर्खता है। गांधी और मार्क्स दोनों के पास अमूल्य ज्ञान भंडार हैं, किंतु तभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है जब विचारों का ढांचा किसी एक युग या व्यक्ति के विचारों तक ही सीमित ना हो। स्वाधीन बुद्धि होने पर ही ऐसा सोचा जा सकता है। सामयिक विषयों पर वाद विवाद, अध्ययन आदि की बौद्धिक गतिविधियां मन को अनुशासन तथा व्यवस्थित काम में प्रशिक्षित करती हैं। साथ ही एक प्रकार की बौद्धिक बेचैनी पैदा करती है। इस प्रकार की बौद्धिक बेचैनी से समझ निर्मित होती है। वह ज्ञान और कार्य की मौलिकता प्रस्तुत करती है। जब आप सामयिक विषयों पर विचार विमर्श करते हैं तभी एक विचार उभरते हैं। आप एक सरसरी निगाह डालें तो पता चलेगा कि विचारों की ताजगी कहाँ से आती है। संस्थाएं और उनमें होने वाले विमर्श से ऐसा होता है। भारतेंदु ने कई संस्थाएं बनाई और उन विमर्श से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, वह है द्वयी मनुष्य ही क्यों भय हम गुलाम वे भूप, होई मनुष्य ही क्यों भय हम गुलाम वे भूप। यह आधुनिक युग की मौलिक सवाल है। इससे आधुनिक मनुष्य की नई परिभाषा की वह परिभाषा भी भारतेंदु ने दी। राजनीति समझे सकल, वह आधुनिक और सावधान मनुष्य हैं। परीक्षा गुरु में एक पहचान बताई गई है कि जो आमदनी और खर्च का अनुपात जानता है वो प्रामाणिक मनुष्य है। अर्थात आधुनिक मनुष्य राजनीतिक और आर्थिक है। उन सवालों ने आध्यात्मिक मनुष्य की जगह राजनीतिक आर्थिक मनुष्य की परिभाषा की। स्वाधीनता आंदोलन ने इन सवालों का ही उत्तर दिया। भगवान क्या है, आत्मा क्या है, ये सवाल आधुनिक युग में गौण हो गए। अगर नई संस्थाएं ना बनी होती तो ये सवाल ना उभरते और आधुनिक युग का सबसे बड़ा आंदोलन भी ना होता। राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं किताबी ज्ञान की अर्थ व्यापकता बताती हैं और वे साहित्य और चिंतन की नई दिशाएं प्रदान करती हैं। आप सरसरी निगाह अगर डालें तो तरह तरह की संस्थाएं बड़ी संख्या में आधुनिक युग में बनी हैं और इस कारण आधुनिक युग में तरह तरह के विचारों की बहुलता है। ऐसा वातावरण मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पाया था। मुझे रिटायर हुए 21 वर्ष हो गए और मुझे ठीक से नहीं पता कि अब विश्वविद्यालय में विचारों की बहुलता है या किसी एक विचार का शासन। मैं अब तक यही कहता रहा हूं कि किसी एक विचार का भक्त होने से स्वाधीन बुद्धि कैद हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि आप विद्यार्थियों की यह संस्था स्वाधीन बुद्धि के लिए संघर्ष करती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर का ये वक्तव्य था। अब आगे की प्रक्रिया सर आप इन दिनों मुझे इलाहाबाद जाना रहा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरे प्रथम बार ही गया था और साइंस फैकल्टी में गया था सर, जो आज़ाद पार्क के सामने है, अल्फ्रेड पार्क के सामने, चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ अपने को गोली मारे थे सर। तो वहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ था, शायद वो महाभारत का था और उद्योग पर्व का था सर। उसमें लिखा था अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक स्तरतः दुर्लभ, कि कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं होता, मार्गदर्शक उसे अच्छा मिलना चाहिए। तो सर ने अपने सारे विद्यार्थियों को ऐसे ही तैयार किया है। सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जब आप पढ़ रहे थे तो उस समय जो नई कविता चल रही थी सर, वहाँ धीरेन्द्र वर्मा जैसे बहुत बड़े कोशकार थे सर, और उस समय माता प्रसाद गुप्त जी थे, उस समय फिराक गोरखपुरी पढ़ाते थे सर, वहाँ पे हरिवंश राय बच्चन हुआ करते थे। तो सर मैं वहाँ के अनुभव और यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद जो उन्होंने आपके गुरु थे और उन्होंने क्या सिखाया सर, और यहाँ पे उसको कैसे आप इस परिवेश में उसको ढाले और दिल्ली
शुरुआत में आपको कैसा लगा सर, या परिसर कैसा लगा, और परिसर को आपका प्रदेश तो पता है सर, लेकिन परिसर आप पे कैसे प्रभाव छोड़ा सर, इसके बारे में बताएं सर। मैं जीवन भर खड़ा रहा कक्षा में। मेरी कक्षाएं 2 घंटे की होती। खड़े रहना मेरा स्वभाव है, इसलिए संवाद भी दूर से भी हो सकता है। आप बैठे, आप मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। आप बैठे, मुझे तो प्रश्न तो कम होंगे, उत्तर बड़े लंबे लंबे हैं ना। सबसे पहले मैं रचयिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे ऐसा मंच दिया जहाँ मैं अपनी बात पढ़ाई के अलावा विद्यार्थियों से आमने सामने कह सकूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं 6 जनवरी 1965 को आया था। कितने साल हो गए? 60 साल हो गए लगभग। और मैं इलाहाबाद उस समय ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। मेरे गुरु जिनके निर्देशन में मैंने डॉक्टरेट की, वो पद्म भूषण राम कुमार वर्मा थे। मैंने वहाँ बीए किया, एमए किया, डॉक्टरेट की, और डॉक्टरेट पूरी होने से पहले ही नगेन जी ने फ़ोन करके कहा आप दिल्ली विश्वविद्यालय आइए, मैं चाहता हूँ आप यहाँ पढ़ाएं। ऐसा कहीं होता है? आज के विद्यार्थी कितना भटकते हैं। और वहाँ नगेन जी कह रहे हैं पीएचडी सबमिट करने से पहले कि मैं चाहता हूँ आप यहाँ आए और पढ़ाएं। क्यों? इसलिए कि जो विषय में मैं पढ़ता था, जिसका मैं विशेष अध्ययन करना चाहता था, वो विषय सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में था। वो विषय था पाठालोचन। पाठालोचन का मतलब होता है अनेक पाठों में से मूल पाठ की खोज करना। जैसे तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, मूल प्रति तो मिलती नहीं, उसकी हजारों प्रतियां हैं। उन हजारों प्रतियों में से मूल प्रति क्या है और तुलसीदास ने क्या लिखा होगा, इसका अनुसंधान करना मेरा विषय था। नगेन जी चाहते थे वो विषय दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाए, शुरू किया जाए, और मेरे अलावा या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मैं अच्छा विद्यार्थी था, में बहुत अच्छे अंक थे। इलाहाबाद में प्रथम श्रेणी 1-2 विद्यार्थियों से ज़्यादा को नहीं दी जाती, दिल्ली में 20-20 को दी जाती। उनको लगा नगेन जी को कि ये ठीक है, ये पढ़ाने आए यहाँ पर। कैसे आए? क्योंकि पीएचडी तो मैंने सबमिट की थी और जनवरी का समय था। उन्होंने मेरी नियुक्ति पार्ट टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में करस्पॉन्डेंस कोर्स में कर दी। कहा तुमको 6 महीने वहां रहना है, लेकिन पढ़ा तुमको यूनिवर्सिटी में। 6 महीने के बाद उन्होंने मेरी नियुक्ति 3 कॉलेजों में एक साथ कर दी, जिसे आप जाकिर हुसैन कहते हैं, उस समय उसको दिल्ली कॉलेज कहते थे। जिसे आप हस्तिनापुर कॉलेज कहते हैं, उसे गवर्नमेंट कॉलेज मोतीबाग कहते थे, और पीजीडीएवी कॉलेज। और कहा जिसमें चाहो ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मेरे लिए सब एक से हैं, आप जहाँ कहें। उन्होंने कहा डीएवी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ जितने अध्यापक हैं वो सब यंग हैं, और दिल्ली कॉलेज में सब लोग जो हैं बहुत बूढ़े बूढ़े हैं, तुम्हें अजीब सा लगेगा। मैंने कहा आप जहाँ कहें, और उन्होंने डीएवी कॉलेज में मेरी नियुक्ति कर दी। नियुक्ति के बाद मैं 22 साल का था, नया नया था, बहुत सीधा सरल था,
मुझे जब पहली क्लास लेने के लिए आर्ट्स फैकल्टी में जाना पड़ा, उस समय विद्यार्थी सब बड़े बड़े होते थे, मैं ही छोटा था सबसे ज़्यादा। मेरे हाथ में एक किताब थी जो कोर्स में थी और कुछ कागज़ थे। पहले तो विद्यार्थियों से बात करता रहा, वो समझते थे कि मैं भी कोई विद्यार्थियों करस्पॉन्डेंस कोर्स का। जब बेल हुई और वहाँ पहुँचा डायस पे, तो उनको बड़ा धक्का लगा कि जो साथ का व्यक्ति था वो तो अध्यापक है। उस समय भी लड़कियाँ बहुत होती थी और अध्यापक की रैगिंग बहुत होती थी। मुझे रैगिंग का अभ्यास नहीं था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लड़कियाँ अलग बैठती थी, लड़के अलग बैठते थे। मैं हमेशा आगे बैठता था। यहाँ पर सारी लड़कियाँ लड़के सब मिले जुले। जब मैं पढ़ाना शुरू किया, मैंने जैसे मैं बोर्ड की तरफ गया लिखने, लड़कियों ने जोर से हाथ हिलाया और जो चूड़ियाँ थी बजने लगी। कहाँ आ गया मैं यहाँ पे? इतनी जोर से घन 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 रैगिंग। क्या करता, मैंने वो जो ब्लैक बोर्ड का था उस ओर मुंह करना बंद कर दिया। सामने सामने अब तो नहीं होंगी। एक साहब बहुत बड़े थे, उन्होंने कहा कि आज क्लास नहीं होने देंगे। लड़कों से कहा कि लड़का पढ़ाएगा हमको। तुलसीदास का पाठ था। उस समय नियत होता था ये कक्षा में ये पाठ हो जाएगा, अगले दिन दूसरा पाठ होगा, क्योंकि 15 दिन की होती थी कक्षा। वो साहब खड़े हो गए और मुझसे कहने लगे, क्लास से पहले आप ये बताइए, तुलसीदास पढ़ाने से पहले, कि राम बड़े थे या सीता बड़ी थी? दूसरा कठिन सवाल। संयोग ऐसा था कि मैं एक किताब उन दिनों पढ़ रहा था, उसका नाम था मानस मीमांसा। महामहोपाध्याय रजनीकांत शास्त्री की किताब थी। उसमें ये चैप्टर था कि राम और सीता में बड़ा कौन था। मैंने अपनी किताब बंद की और उनसे मैंने कहा, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, आज इसी की हम चर्चा करेंगे और 2 पीरियड हैं, दोनों में चर्चा करेंगे। मैंने उनको शुरू किया बताना अपना। उनको क्या पता, जो बता रहा हूँ सब ठीक ही ठीक है। जो चाहा बताया, जितना चाहा बताया। मैंने क्लास नहीं होने दी उस दिन, वही पढ़ाया। और मैंने कहा अगले वर्ष आप तुलसीदास पढ़िएगा, आज का समय तो निकल गया 2 पीरियड। उस दिन के बाद से मेरी रैगिंग नहीं हुई। वो समझ गए कि ये ऐसे ही करेंगे, क्लास छोड़ेंगे। पहला मेरा अनुभव, विकट अनुभव ये था। दूसरी बात रोचक ये है, नित्यानंद जी, जब मैं बीए में था, नित्यानंद जी रिसर्च स्कॉलर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एक छोटा सा पुस्तकालय होता था, एक अलमारी का। मैं पहले साल का विद्यार्थी था और रिसर्च स्कॉलर थे। उनका हम पर बहुत स्नेह था कि ये बहुत बेचारा सा स्टूडेंट है, इसकी मदद किया करो, उसको बता दिया करो क्या पुस्तक पढ़नी चाहिए। और लोग बहुत पढ़ते थे, मैं बहुत कम पढ़ता था। आज भी मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। मेरी मदद करते थे। लेकिन यहाँ वहाँ मुझसे वो 6 साल बड़े थे और यहाँ मुझसे वो 6 साल बाद आए। लेकिन वे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बड़े विद्वान थे। परिमल में बहुत उसमें बहुत लगे हुए थे, काम करते थे और है कि मदद करते थे। जब यहाँ आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कुछ लोग और आ गए। मेरे आने के बाद डॉक्टर नगेंद्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 लड़कियों को और रखा, जो सब मुझसे जूनियर थी, लेकिन मैं सबको जानता था और सबको कालिंदी कॉलेज में रख दिया, जिससे सब एक ही जगह रहें, जो करना है वही करें। मेरे साथ एक सुविधा ये थी कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर मिथिलेश कांति थे, जो हिंदी के विद्यार्थी नहीं थे। उन्होंने हिंदी सीधे एमए में पढ़ी
लॉ करने के बाद, LLM करने के बाद। मेरी बड़ी बहन भी दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में अध्यक्ष थी। नगेन जी के विश्वविद्यालय में आने से पहले वे वहां थी। डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव, ये दोनों चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुझसे वरिष्ठ थे, मुझे लोग यही कहते थे कि मिथिलेश का भाई है। वो टॉपर थे तो सोचते थे कि ये भी ठीक ही चलेगा। वहां से जब मैं यहां आया तो ये जो विस्थापन का कष्ट होता है ना, ये बड़ा विकट है। मैं तो प्रवासी साहित्य पर काम करता हूं, तो लोग यहाँ से विदेश गए, उन्होंने क्या क्या कष्ट झेले। उसी तरह जब मैं इलाहाबाद से यहाँ आया तो मैंने क्या क्या कष्ट झेले। ये भी बड़ा रोचक प्रसंग है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राम कुमार वर्मा अध्यक्ष थे, नाटककार थे, बड़े कवि थे। उनके अंडर में काम करने से मैंने ये सीखा कि जब भी मैं उनके यहाँ जाता था, सब कुछ छोड़ करके मुझे अंदर बुला लेते थे। अगर वो नाश्ता करते होते थे तो भी मुझे बुला लेते थे, मुझे समझाते थे। और बाहर उनके ड्राइंग रूम में 10 लोग बैठे रहते थे। मैं देर में जाता था, मुझे पहले बुलाते थे, मेरी समस्याओं का समाधान करते थे। वो कहते थे लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। वहाँ जाकर मुझे चेक करते थे कि ये विषय का पढ़ता है या उपन्यास पढ़ता रहता है। जब मैं यहाँ आया तो स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। नगेन जी ने मुझे बुलाया, लेकिन जब मैं उनके यहाँ गया, मैं देखा विद्यार्थी जो हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ विद्यार्थी प्रतीक्षा नहीं करते थे, वहाँ बड़े लोग प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि वो मिलने आते थे। वो समझते थे विद्यार्थी का समय बड़ा मूल्यवान है, इसको जल्दी निपटाओ, पुस्तकालय भेजो। यहाँ मैंने ये स्थिति विपरीत देखी। दूसरी जीवन के प्रसंग में एक बात आपको बताऊं कि मेरा सारा जीवन बड़ा सीधा साधा रहा है। जो आप लोग संघर्ष करते हैं, मुझे संघर्ष करने का वो मौका नहीं मिला, मैंने संघर्ष देखा नहीं, संघर्ष समझा नहीं। ऐसा क्यों होता है? जब मैं दिल्ली में आ गया विश्वविद्यालय में नगेन जी की शरण में, तो यहाँ तो कक्षा 3 घंटे की होती है। मैं पढ़ता था 10-12 घंटे रिसर्च के लिए। और राम कुमार वर्मा मुझसे कहते थे कि जो गाइड है वो रास्ता दिखाता है, थीसिस नहीं लिखता। पहले ही दिन उन्होंने कहा तुमको करना है, तुमको पढ़ना है। तुम सोचो मैं लिख दूंगा, ऐसा नहीं होता। मैं लिख के ले गया थीसिस का एक चैप्टर, उनका लिख के लाओ, उन्होंने सारा काट दिया, कहा ऐसे लिखा जाता है। धीरे 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 सीखा। जब मैं यहाँ आया, अगले वर्ष यहाँ भाषा विज्ञान विभाग खुला। उसमें प्रोफेसर बेचर दास, प्रबोध बेचर दास पंडित को देशमुख जी लेकर के आए। उनका बड़ा नाम था, डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे। उनके पिता बेचर दास का भी बहुत नाम था। मैं घूमते फिरते वहाँ पहुँच गया। यहाँ लखनऊ रोड पे ही वो विभाग था। तो उन्होंने कैसे आए? मैंने कहा सुना है भाषा विज्ञान यहाँ शुरू हुआ है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा हिंदी का अध्यापक हूँ। कहाँ पढ़ाते हो? मैंने कहा दिल्ली विश्वविद्यालय में। कहा ये कोर्स हिंदी वालों के लिए नहीं है। इतना बड़ा धक्का, हिंदी वालों के लिए मुश्किल होगा। मैंने कहा अच्छा, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा कभी कुछ मुश्किल होगा। फिर उन्होंने कहा तुमने पढ़ा कहाँ से, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ हुई? मैंने कहा इलाहाबाद से। तुम्हें किसने पढ़ाया? तो पहले मैं तो 3 विषय होते थे बीए में। संस्कृत विषय था, हिंदी था और पुरातत्व था। मैंने कहा महामहोपाध्याय उमेश मिश्र ने पढ़ाया मुझे। वो मुझे पढ़ाते थे दर्शन। महामहोपाध्याय क्षेत्रीय चंद चट्टोपाध्याय ने मुझे वेद पढ़ाया।
बाबूराम सक्सेना ने मुझे भाषा विज्ञान पढ़ाया, पंडित चंद्रिका प्रसाद शुक्ल ने मुझे साहित्य पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया मुझे धीरेन्द्र वर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने, माता प्रसाद गुप्त ने, उदयनारायण तिवारी ने, या तुम पढ़ सकते हो। गुरुओं के नाम का इतना महत्व, हाँ तुम पढ़ सकते हो। वो सिर्फ अंग्रेजी वालों को लेते थे, 20 सीट में 15 सीट अंग्रेजी विभाग के लोगों की, बाकी 2-4 हमारे जैसे। उस समय यहाँ जो फैकल्टी थी वो 60% अमेरिकन फैकल्टी थी। धीरे धीरे उन सारे अंग्रेजी वालों को निकाल दिया, क्या यू आर मिसफिट, क्योंकि वो अंग्रेजी वाले तो अंग्रेजियत में रहते हैं। जो हमारे वैसे बेचारे थे वो लगे रहे, लगे 3 को पास किया उन्होंने, बाकी तो जो बचे थे उनको भी फेल कर दिया। 3 में मैं दूसरे नंबर पे आया। उन्होंने कहा ये विद्यार्थी मेरे अंडर में पीएचडी करेगा। मैंने कहा पीएचडी मैं कर चुका, डीफिल मेरी हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है, मुझे जरूरत नहीं पीएचडी की। तो कहा तो ऐसा है कि एमलिट है ना, उसमें थीसिस तो लिखनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, मरता क्या ना करता। मैं रहता था आईपी कॉलेज में, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में, बहुत पास था। रोज मुझे शाम को बुलाते थे अपने घर, और ये जो रिज था यहाँ मुझे रोज वो टहलाते थे। वो लंबे, मैं छोटा, मैं दौड़ते ही रहता था उनके पीछे पीछे। उसके बाद मुझे घर ले जाते थे, घर ले जाके वो पत्नी और पति पत्नी रहते थे और मुझे भाषा विज्ञान पढ़ाते थे, समझाते थे और कॉफी पिलाते थे, कहते अब घर जाओ। रोज का ये किस्सा। तो मैंने ये देखा, अच्छा जब तक वो रहे, उसके बाद उनका ये हट था, वो कहते तुम हिंदी डिपार्टमेंट छोड़ दो, उनकी जिद थी। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे लिंग्विस्टिक्स नहीं आती, हिंदी मुझे आती, मैं हिंदी नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि इसको विदेश भेज दो, किसी तरह छोड़े ये हिंदी। कहा या तुम मेरे यहाँ पढ़ाओ और या विदेश जाओ। जब विदेश जाने का हुआ तो उन्होंने करा दिया मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। जब घर पहुंचा तो मैंने कहा विदेश जाना है। पिताजी ने कहा बिना शादी के नहीं जाना है। शादी 2 दिन में तो होती नहीं, जाना रुक गया, लेकिन वो लगे रहे मेरे पीछे। और अंत में मुझे भेज कर ही माना। और जब भेज दिया उन्होंने वहाँ पे, ऐसा अध्यापक बहुत मुश्किल है मिलना। अपने मित्रों से जो यहाँ पढ़ाते थे उनको फ़ोन कर कहते थे मेरा विद्यार्थी आया है, इसको लिंग्विस्टिक्स पढ़ाओ। जिनकी किताबें मैं पढ़ता था वहाँ वो सब मेरे गार्जियन बन गए। मैं तो गया था घूमने, एक दिन नहीं घूमने दिया उन्होंने। रोज़ यही भाषा विज्ञान पढ़ो। और जहाँ जहाँ मैं वहाँ से गया, विदेश कितने देशों में गया, हर जगह पूछ करके कहाँ गया है, या तो एम्बेसडर को फ़ोन करते थे कि इसको पढ़ाओ, ऐसा ना करे टाइम वेस्ट करे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अलग अलग तरह के अध्यापक होते हैं। उनका ध्येय ये था कि ये भाषा विज्ञान में काम करे लड़का। और अंत में यही हुआ कि राम का वर्मा के निर्देशन में जो मैंने साहित्य का काम किया था वो तो छूट गया और भाषा विज्ञान मेरा विषय बन गया। दिल्ली में भाषा विज्ञान के बहुत से ब्रांचेस हैं, मैंने सभी पढ़ाया, चाहे पाठालोचन हो, चाहे अनुवाद हो, चाहे कोश विज्ञान हो, चाहे भाषा शिक्षण हो। कहीं भी कुछ होता था विदेशी भाषाओं को पढ़ाने का काम नगीन जी मुझे भेज देते थे, क्योंकि वही व्यक्ति एक ही व्यक्ति था। तो उसका मुझे बहुत लाभ भी हुआ, लेकिन उससे जो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कथा की, कहानी की, कविता की, उससे मैं वंचित रह गया। आप कविता का आनंद लेते हैं, मैं कविता में भाषा ढूंढता हूँ, भाषा की चिंता करता हूँ। दूसरी चीज़, अभी
14 सितंबर को मंडपम में हिंदी दिवस मनाया गया। मंडपम का नाम सुना है आपने? 10,000 लोग, और मुझसे कहा गया कि आपको बोलना है। मैंने कहा मैं तो 100 लोगों के बीच बोलने वाला अध्यापक हूँ, इतनी बड़ी भीड़। लेकिन मैंने देखा उससे पहले ही अनेक विद्यार्थी मेरे आ गए वहाँ पे। कहने लगे सर कैसे हैं आप, कहाँ हैं, क्या है, मिलते नहीं आप। तो मुझे लगा चलो ठीक है, इसमें बहुत से विद्यार्थी अपने हैं, कुछ अगर होगा तो ये लोग संभाल लेंगे। बहुत विद्यार्थी। और संयोग ये कि जो मैंने 50 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया, आज मेरे विद्यार्थी विश्व भर में हैं, कितने प्रोफेसर हैं, और आज भी वे मेरे साथ विभिन्न योजनाओं में काम कर रहे हैं। मेरे जो विद्यार्थी हैं उनसे मैं बहुत काम लेता हूँ, बहुत झगड़ा करता हूँ उनसे, काम करवाता हूँ, क्योंकि अगर उन्हें आगे कुछ करना है तो काम से ही आगे बढ़ेंगे। और ना वहाँ स्त्री विमर्श है, ना दलित विमर्श है, ना आदिवासी विमर्श है। वहाँ तो भाषा विज्ञान की गहराई है। वहाँ तो आपकी परीक्षा तुरंत हो जाती है। अनुवाद कर रहे हैं तो आप अनुवाद की तुरंत परीक्षा हो जाती है। कल एमए की एक छात्रा जो एमडी कर रही है, वो मेरे पास आई कि मैंने ये अनुवाद किया है, आप देख लें। 3 घंटा मेरे साथ वो अनुवाद करती रही। तो चाहे अनुवाद हो, चाहे कोश विज्ञान हो, चाहे भाषा शिक्षण हो, ये सब बड़ी मेहनत की अपेक्षा रखते हैं। इसमें आपको कविता का आनंद नहीं मिलता जो मीर तकी मीर में, ज़ौक़ में, तुलसी में, सूर में या नए कवियों में मिलता है। ये तो बहुत नीरस विषय है। लेकिन जो नीरस में ही रस खोज ले, वही तो उसका आनंद ले पाता है। ये तो मैंने अपनी बात कही, बहुत सी बातें हैं, लेकिन ज़रूरी है कि संवाद की व्यवस्था की गई है। अब जो मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे उनका मैं उत्तर दूंगा, बशर्ते वो कठिन प्रश्न हो। सर सभी हम विद्यार्थी हैं सर, और जैसे आपकी क्लासेस चलती थी वही क्लास फिर से जमी है सर। यही मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग हैं। और ये सर आपकी चौथी पीढ़ी है सर। हाँ, चौथी पीढ़ी है सर। उस सोफा अभी भी विभाग में है जिस पे आप बैठते थे, और एक सूरदास का दोहा है, पद है, श्रम जल अंतर तनु भीजे ता लालच न धुआवत सारी। क्या बात। तो कभी उस पे आप बैठे होंगे और आपका प्रभाव उस सोफे में है, इसलिए विभाग उस सोफे को हटा नहीं रहा है। अध्यापक जो होते हैं, क्योंकि मैं अध्यापक रहा हूं, अध्यापक 3 तरह के होते हैं। पहले अध्यापक वो होते हैं जो रोज किताब लाते हैं और उसे पढ़ करके बताते हैं विद्यार्थियों को इसका शब्दकार ये अर्थ है, शब्दकार ये है, भावार्थ है। दूसरे अध्यापक वो होते हैं जो किताब तो लाते हैं लेकिन किताब से पढ़ाते नहीं है। जो किताब में नहीं लिखा है वो बताते हैं। राम कुमार वर्मा ऐसे ही अध्यापक थे, माता प्रसाद गुप्त ऐसे ही अध्यापक थे, हरदेव बहारी ऐसे ही अध्यापक थे। और तीसरे अध्यापक वो होते हैं जो विद्यार्थियों को आगे क्या करें इसके लिए रास्ता दिखाते हैं, विषय के प्रति उनमें रुचि जागृत करते हैं। कोर्स तो पढ़ ही लेंगे वो, अगर विषय में उनकी रुचि जागृत हो जाए कि आगे आपके पढ़ाने के बाद भी वो आपसे आए आपके पास, कहें मैं इस विषय पे काम करना चाहता हूँ, मैं ऐसा ही अध्यापक बनना चाहता हूँ और ऐसा ही विद्यार्थी चाहता हूँ, जो मुझको बताए कि सर ये काम कैसा रहेगा, मैं इस विषय पे काम करना चाहता हूँ। मैं उसको ना बताऊँ कि ये काम करो। यहाँ पर पद्धति ये रही है कि विषय बता दिया जाता है तुम्हें इस पे काम करना है। उदाहरण के छोटी सी बात, पीएचडी, एक चीज़ आपको और रहस्य बता दूँ, आप जब यहाँ डॉक्टरेट करते हैं आपको पीएचडी मिलती है। इलाहाबाद वालों को पीएचडी नहीं मिलती। क्या मिलती है? उनको डीफिल मिलती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और कलकत्ता विश्वविद्यालय में डीफिल दी जाती है। बाकी सारे विश्वविद्यालयों में
PhD दी जाती है। जब मैं यहाँ आया पढ़ाने और लिखा था डिफिल, तो समझते थे डिप्लोमा इन फिलोलॉजी। अरे मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ भाई, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है। आपके यहाँ डिग्री में विषय लिखा जाता है, किस विषय पे आपने काम किया है ना, किस विभाग में आपने काम किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सब कुछ नहीं लिखा जाता। एडमिटेड टू द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, क्योंकि हर चीज का जो अंत है वो दर्शन में होता है, विषय तो छूट जाते हैं। तो कुछ चीजें जो हैं वो मूलभूत अंतर है, और वो अंतर जो है अंग्रेजी सिस्टम का है। विश्व में हम तो अंग्रेजों के वो रहे, दो सिस्टम हैं, एक सिस्टम है ऑक्सफोर्ड सिस्टम, एक सिस्टम है कैम्ब्रिज सिस्टम। ऑक्सफोर्ड सिस्टम में जो रिसर्च होती है वो इंटेंसिव होती है, कैम्ब्रिज सिस्टम में रिसर्च होती है एक्सटेंसिव होती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो विषय दिया जाता है बहुत छोटा होता है, गहराई में आप काम करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दिया जाता है विषय बहुत बड़ा होता है, आपकी परिधि बहुत व्यापक होती है। दोनों के अपने अपने महत्व हैं, लेकिन दोनों के मूलभूत अंतर हैं अध्ययन में और अध्यापन में। तो मेरा हमेशा अपने विद्यार्थियों के साथ यही कहना रहता है कि जो पढ़ो उसको गहराई से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। आप लोग 20-20 किताबों का नाम लेते हैं, मैं नाम तो जानता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। पढ़ता तो मैं एक ही किताब हूँ, और उसी किताब को समझने के लिए बार बार पढ़ता हूँ। तो मेरा जो क्षेत्र है वो आपकी तरह विस्तृत नहीं है। आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन मैंने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन जो बहुत पढ़ा है उसके अंत तक मैं जा सकता हूँ। सर एक नरेश सक्सेना की कविता है आपके लिए सर। इस बात पे, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। सही बात है। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना, नदी में धंसे बिना पुल का अर्थ भी समझ नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल पार नहीं होता। क्या बात। सिर्फ लोहा लंगड़ पार होता है। तो हम लोग लोहा लंगड़ पार कर रहे हैं, और सर नदी में गोता लगा रहे हैं। हम जो है थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं उसकी गहराई तक पहुंच सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग तो बहुतों पर चर्चा कर सकते हैं। तो आप में जो गुण हैं वो भाषा विज्ञान में बहुत कम लोगों के पास आते हैं। हम एक शब्द पे जब चर्चा करते हैं तो उस शब्द में कहाँ तक उसका विकास हो सकता है, कहाँ तक उसकी गहराई में जा सकते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो ये अंतर मैं आपको बताना चाहता था, जो हम दोनों की अध्यापन प्रकृति में या शिक्षा पद्धति में अंतर है। जो मेरे विद्यार्थी मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनको विषय के अंतर तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे उस विषय पर दूसरा कोई व्यक्ति उनसे मुकाबला न कर सके। सवाल पूछें आप। सर आप बुल्गारिया जब गए थे सर, तो बड़ा आश्चर्य की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि सर जब गए वहाँ पे तो दुनिया का पहला हिंदी बल्गेरियाई कोर्स का निर्माण सर ने ही किया है। सर उसकी प्रेरणा क्या रही सर, और निर्माण की प्रक्रिया क्या रही सर? प्रोफेसर बेचरदास पंडित जो थे, प्रबोध बेचरदास पंडित, उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे बाहर रहना है। बल्गेरिया जाने से पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ाता था, वहां अंग्रेजी से पढ़ाता था, तनख्वाह मेरी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर ICCR उस समय खुला था। ICCR जानते हैं ना आप, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जो विदेश भेजता है अध्यापकों को, वो खुला ही खुला था। उसके चेयरमैन थे नेहरू जी के चाचा जी, हृदयनाथ कुंजरू। उन्होंने अप्लाई किया था, मैंने भी अप्लाई किया। कभी आप उनको देखें, पार्लियामेंटेरियन थे, बड़े जबरदस्त, नेहरू जी तक उनसे घबराते थे। तो इंटरव्यू में 3 वाइस चांसलर थे, वो थे, और खुला खुला था, पहला अपॉइंटमेंट था। मुझे यहाँ 5 साल हो चुके थे, छुट्टी मिल सकती थी 5 साल के बाद। तो सवाल पूछे औरों ने, उन्होंने कहा कुछ और पूछना है। तो कुंजरू जी ने ये कहा कि इलाहाबाद का विद्यार्थी, इससे क्या पूछना, इसका आने ही काफी है। और मुझे उन्होंने
तो मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के नाम से काम हो जाता है। राम ते अधिक राम कर नामा, राम से अधिक राम का नाम जो है वो प्रभावशाली हो। मैं चाहे जैसा रहा हूँ, लेकिन इलाहाबाद का जो वो था, एक जो बैच था, वो मुझको आगे 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 ले जाता था, और आगे मुझे खाई दिखती थी कि आगे खाई है, कहीं गिर ना पड़ूं, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा और मैं छोटा सा आदमी, छोटे से ज्ञान से, और उनको इतना विश्वास कि ये कर लेगा। लेकिन फिर जो आपको भोगना पड़ता है ना, वो आप जानते हैं। टोरंटो से जब मैं गया वहाँ पे, तो आपको जान के ताज्जुब होगा, उस देश में उस समय अंग्रेजी एक आदमी नहीं बोलता था, एक आदमी नहीं बोलता था। जब मैं पहुंचा एयरपोर्ट, मैं पढ़ ही नहीं पाऊँ क्या लिखा है। जैसे हम लोग हाँ कहते हैं, यूँ कहते हैं ना, हाँ, वो लोग यूँ कहते हैं हाँ, ना कहते हैं यूँ। जो मैं उसे पूछूं कहीं यूँ, मैं कहूँ बता नहीं रही प्रिय लड़की, वो भी तंग मैं भी तंग। बल्गारिया में एक आदमी उस समय हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं बोलता था। हम दोनों पति पत्नी और बेटा, कैसे होगा यहाँ? और सब लोग मुझको कहें कि टोरंटो छोड़ के यहाँ आ गए। मैंने कहा मैं तो घूमने के लिए आया था यहाँ, मैं रहना थोड़ा ना चाहता था कहीं। तो वहां पर जिस दिन मैं पहुंचा, जिस दिन मैं विश्वविद्यालय पहुंचा, कुलपति ने मुझको बुलाकर कहा कि आपको रशियन आती है? मैंने कहा मुझे तो नहीं आती। कहा जर्मन आती है? नहीं आती। बल्गारियन आती है? नहीं आती। अब मेरी बारी थी, मैंने कहा आपको संस्कृत आती है? नहीं आती। हिंदी आती है? पंजाबी आती है? नहीं आती। तो मैंने कहा फिर मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि डॉक्टर पंडित की कृपा से वहाँ प्रोफेसर स्टर्न थे, बड़े नामी भाषा शिक्षक, उनके साथ भी मैंने ट्रेनिंग ली। पंडित जी कहते जाके पढ़ो, तो वहाँ पढ़ाता भी था और उनसे पढ़ता भी था। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी मेरे सब मेरे पिताजी से ज़्यादा उम्र के, वो इसलिए क्योंकि उन्हें कोर्स शुरू करना था, और ये सांस्कृतिक समझौते के अंतर्गत ये तय किया गया था। मैं 30 साल का और वो कोई 70 साल के, कोई 75 साल के, कोई 60 साल के, और बड़े बड़े इंडोलॉजिस्ट, कोई फिलॉसफी का हेड है, कोई भाषा विज्ञान का हेड है, कोई एंथ्रोपोलॉजी का हेड है। उनको हिंदी में रुचि नहीं थी, उनको इंडोलॉजी में रुचि थी, भारत के बारे में रुचि थी। हिंदी तो एक बहाना था। लेकिन जो मैं पढ़ाता था, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो पद्धति इतनी कारगर थी। हर क्लास के बाद दूसरे दिन जब मैं आता था, वो आपस में बोलते रहते थे। आज हम जिस ढंग से पढ़ाते हैं हिंदी, इसीलिए नहीं आती हिंदी। पढ़ाने का भी एक ढंग है, और वो ढंग जो है वो सीखना पड़ता है। जो मॉडर्न पेडागॉजिकल सिस्टम है, उससे आपकी जानकारी होनी चाहिए, जो मुझे संयोग से कनाडा में मिल चुकी थी, जो मेरे काम आई। और वो विश्वविद्यालय जहाँ 1974 में मैंने प्रथम कक्षा ली थी 7 विद्यार्थियों से, आज वो वहाँ का पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा हिंदी का केंद्र है, जहाँ पीएचडी होती है। मुझसे उन्होंने कहा कि आप आ गए हैं और पता नहीं आपके बाद कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको यहाँ टीचिंग किट तैयार करनी है। मैंने कहा मूड मुड़ाते ओले पढ़ना जिसे कहते हैं। तो उन्होंने मुझको सुविधा दी कि आप जहाँ चाहें यूरोप में आप एक दफ़े घूमें और देखें
कि कौन कौन लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं, और सारे विदेशी पढ़ा रहे हैं। सब जगह यूरोप में हिंदी बहुत पुराने समय से पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जहाँ चाहे जाएं, हम स्पॉन्सर करेंगे। मैं पोलैंड गया, मैं चेकोस्लोवाकिया गया, मैं हॉलैंड गया, मैं बुकारेस्ट गया, सब जगह मैं देखा क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, बनाऊंगा। डिक्शनरी बनाना मैंने शुरू किया। सबसे बड़ी चीज़ मैं जो देखी जीवन में, कोई अगर आपके काम आता है तो आपके विद्यार्थी आते हैं, और कोई काम नहीं आता। और इसीलिए मेरे हजारों विद्यार्थी हैं, आज भी काम करते हैं। मैंने उनसे कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, कैसे करूँगा। सारे विद्यार्थियों को मैंने घर बुलाया। मैंने कहा ये संकट आ गया है, और तुम्हारे जो वाइस चांसलर उन्होंने कहा किट बनानी है, कैसे बनेगी, मुझे तो बल्गेरियन आती नहीं। तो उन्होंने मुझे रास्ते दिखाए। उन्होंने कहा सर ऐसा है, आप यहाँ लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो हमने कहा वो तो कोर्स ज्वाइन करने नहीं देंगे, तो विद्यार्थियों के लिए है। तो खैर विद्यार्थियों ने कहा उनसे, अपने वाइस चांसलर से, कि सर जो हैं बड़े अच्छे अध्यापक हैं, और इनको भाषा सीखने में कोई संकोच नहीं है, सीखेंगे। उन देशों में जो विकसित देश है ना, शिक्षा का माध्यम हमेशा अपनी भाषा होती है। किसी भी विकसित देश में दूसरी भाषा नहीं होती। बल्गारिया तो बहुत छोटा सा देश है, उस समय और छोटा था, कोई जानता भी नहीं था, लेकिन सारी पढ़ाई चाहे इंजीनियरिंग की हो चाहे मेडिसिन की हो बल्गेरियन में होती थी। मुझको उसमें प्रवेश दे दिया गया। मैंने और मेरी पत्नी ने 8 घंटे रोज वहां 6 महीने लैंग्वेज सीखी, और इतनी आ गई भाषा हम दोनों को कि हम लोगों ने अनुवाद करना शुरू किया। और भारत आते ही मेरी पत्नी को यूनिवर्सिटी ने कहा आप बल्गेरियन भाषा पढ़ाइए, क्योंकि जब रहते हैं आप ना, और बिना लैंग्वेज के आप रह नहीं सकते, तो आपको अपने आप भाषा आ जाती है, मरता क्या ना करता। कहीं भी जाओ, रेस्टोरेंट जाओ खाने के लिए, तो जाके बताना पड़ता है ये मुझे चाहिए, रुपए सारे निकाल के रख दिए, जो चाहो ले लो, कुछ आता ही नहीं। और फिर वो इतना आ गया कि पत्नी यहाँ यूनिवर्सिटी में बल्गेरियन पढ़ाने लगी, मैं बल्गेरियन भाषा का सबसे बड़ा अनुवादक बन गया, और मोनोपोलाइज मैंने कर दिया। तो मैं कहना ही चाहता था कि अगर सहयोग मिले आपके छात्रों का अध्यापक को, तो दोनों मिलकर के तो क्या ना कर दें। आज ये होता है कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में एक खाई होती है। अध्यापक सोचता है मैं अध्यापक हूं, मैं उनसे क्यों मिलूं, वो बहुत छोटे हैं। विद्यार्थी सोचता है गुरु जी के तो दर्शन ही मुश्किल है, कैसे उनसे बात करें, उनके चैम्बर में जाना मुश्किल है, तो काम नहीं हो पाता। जहाँ दोनों साथ रहते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, वहाँ बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों में ऊर्जा होती है, नई दृष्टि होती है, अध्यापक का अनुभव होता है। और जहाँ दोनों मिल जाएं, क्या कहना, मैं जानता हूँ, आज मैं याद करता हूँ, जब मैं वहाँ से चला भारत के लिए, तो मेरे पास बड़ी किताबें बहुत हो गई, सबने किताबें दे दी अपनी मुझे। और जब एयरपोर्ट पे पहुंचा, उसने वेट किया, तो कहा ये तो बहुत है। तो मैंने कहा हाँ, तो उसने इतना पैसा लगेगा। जितने विद्यार्थी से सबने कहा पैसा मैं दूंगा, आप नहीं देंगे। देखिए उनके 20 विद्यार्थियों को जो मुझे छोड़ने आए थे, ये कहने से पैसा मैं दूंगा, जो कस्टम वाला था उसने कहा पैसा मैं दूंगा, आप यहाँ गुरु हैं, आपसे पैसा लूंगा नहीं, और सारा उसने भेज दिया। ये अध्यापक की जो लेगेसी है, मुझे तो रिटायर हुए 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, लेकिन आज भी विद्यार्थियों के मध्य इतना लोकप्रिय हूं कि रचयिता ने मुझे बुला लिया। ये तो अध्यापक की बात करें, रचयिता को मुझसे क्या लेना देना, 20 साल 22 साल हो गए, सब भूल जाते सब। लेकिन नहीं, उन्होंने याद किया, और मुझे आज अच्छा मौका दिया कि मैं अपने मन की बात कह सकूं आपसे। सवाल पूछें। और सर, बहुत छोटे छोटे देशों में जो भाषा बोली जाती है, वहाँ पे साइंस की पढ़ाई, विज्ञान की पढ़ाई का भी उसी में पढ़ाया जा रहा है, और बच्चे वहाँ सपने उसमें देखते हैं।
जो हमारे यहाँ उपनिवेशवाद आया, मैकाले की शिक्षा नीति आई, और उसमें शेक्सपियर बोलते थे कि किसी देश में अटैक करो तो उसकी संस्कृति को मार दो, उसकी भाषा पे अटैक करो, उसके नायकों को पराजित कर दो, उसको अपमानित करो और उसकी संस्कृति को धता बताओ। और ये सारे हम लोग में कंडीशनिंग के तौर पे, संस्कार के तौर पे बस भी गया, और हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, अपनी जो अगली पीढ़ी है उसको वैसे ही गुलाम भी बना रहे हैं। और यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले बहुत ज़्यादा मात्रा में, हिंदी बोलता है कोई तो उसका अपमान किया जाता है या हंसा जाता है उस पर, ऐसा माहौल बना दिया गया। तो सर हम इतने बड़ी संख्या में होते हुए, इतने भाषा वैज्ञानिक होते हुए भी हम विज्ञान को अपनी भाषा में क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? कौन सी चुनौतियां हैं सर? बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है, देश 3 प्रकार के होते हैं: विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। भारत जो है विकासशील देश है, विकसित होने की कोशिश में है। भारत 5 देशों का गुलाम रहा। अंग्रेजों का गुलाम रहा, फ्रांसीसियों का गुलाम रहा, पुर्तगालियों का रहा, डच का रहा, भारतीयों का गुलाम रहा। तो वो जो गुलामी है वो जाति नहीं है, और ये हमारी बात नहीं है, इस सारे देश जितने गुलाम रहे हैं सबकी है। कितने देश जिन पर मैं काम कर रहा हूँ डायस्पोरा में, फिजी, मॉरिशस, सूरिनाम, ट्रिनिडाड, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, इन पर मैं काम कर रहा हूँ आजकल। सारे गुलाम रहे। इन सब देशों पर जो सत्ता थी उसकी भाषा का प्रभाव आज तक बना हुआ है, हमारे यहाँ भी बना हुआ है। लेकिन आप अंतर करें, मुझे अंग्रेजी अंग्रेज़ों ने पढ़ाई। मैं यूएन क्रिश्चियन कॉलेज का छात्र रहा, वहाँ हमेशा अंग्रेज़ पढ़ाता था अंग्रेजी, और तब मुझे अंग्रेजी नहीं आई। तो जो भारतीय अंग्रेज पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, उनको कितनी आती होगी? कितनी आती होगी? तो ये अंग्रेजी नहीं है, ये अंग्रेजियत है। कॉल सेंटर से मेरे पास फोन आता है, अंग्रेजी में बात करती है तो लड़की 2 सेंटेंस, जब मैं अंग्रेजी में बात करने लगता हूँ हिंदी बोलने लगती है। उसने 2 सेंटेंस रटे हुए हैं। जितने लोग हैं मैं देखता हूँ, जो महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, अपने बच्चों को जो हिंदी बच्चे बोल रहे हैं उसमें 2-4 अंग्रेजी शब्द लगा देंगे। उनको लगता है शायद अंग्रेजी बोलने से लड़के अंग्रेजी सीख जाएंगे। कहीं ऐसे सीखी जाती है अंग्रेजी? कितने विद्यार्थी हमारे यहाँ अंग्रेजी उनको आती नहीं। जो विद्यार्थी उन स्कूलों में पढ़े हुए हैं जहाँ की प्रारंभिक भाषा अंग्रेजी है, न होकर के हिंदी है, और कक्षा 6 के बाद अंग्रेजी में वो होते हैं, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी है और हिंदी भी अच्छी है। यही कारण है कि आपका सरदार पटेल विद्यालय की रैंकिंग आज नंबर 1 है दिल्ली में। वहाँ 5वीं तक हिंदी में माध्यम होता है। हम जो स्कूल हैं, जो किसी लायक नहीं, अंग्रेजी से पढ़ाते हैं, ना अध्यापक को अंग्रेजी आती है, जब उसको नहीं आएगी तो पढ़ाएगा क्या? अंग्रेजी कोई भी भाषा जब बोली जाती है तो उसके कई अंग होते हैं। भाषा की संरचना होती है, भाषा का उच्चारण होता है, भाषा के निवांश होते हैं। आपको सिर्फ शब्दों को बोलना आता है, शब्दों के अर्थ क्या है ये आपको नहीं पता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप सब तो हिंदी सब समझते हैं। कोई पूछे अगर भगवान विष्णु के कितने हाथ हैं, लोग कहेंगे 4 हाथ हैं। पूछे उनके हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा और कमल। अगर मेरा विद्यार्थी हो मैं उसको फेल कर दूंगा, एमए को। अगर तो कमल है उसके हाथ में, क्यों? कमल नहीं, आपको नहीं दिखाई पड़ता? मैं कहूँगा कमल के 20 नाम हैं। एक तो वो है जो जल से बनता है, जलज है, अंबुज है, नीरज है, पयोज है, सरोज है, अम्भोज है ना। लेकिन जो दूसरे नाम हैं जो एमए के विद्यार्थी को आने चाहिए वो ये नहीं है। वो है अरविंद है, राजीव है, पुंडरीक है, कुवलय है, इंदिवर है। हर एक रंग जो कमल का है वो अलग अलग है।
कोई नीला कमल है, कोई पीला कमल है, कोई लाल कमल है, कोई सफ़ेद कमल है। तो भगवान विष्णु के हाथ में कोई कमल नहीं है कि आपने नीला पकड़ा दिया। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप कहेंगे पद्म है, और ऐसे ही पढ़े हुए हैं ऑर्डिनरी स्कूल के तो आप कह देंगे कमल है। तो मेरे क्लास में तो फेल हो जाएगा लड़का, वो मैं कहूँ फिर से पढ़ के आओ। तो इस तरह से जो शब्दों की बारीकी को समझता हो, अगर वो अंग्रेजी में आपको नहीं आई, बात जो है शब्दों के ज्ञान की नहीं होती, उनकी समझ की होती है। जैसे आना है और जाना है, किसी से पूछो आप आने का क्या मतलब है, कोई लड़का नहीं बताएगा। वो कहेंगे आना का मतलब टू कम, जाना का मतलब टू गो। ये कोई अर्थ है? ये तो आपने अनुवाद किया है। और जब आना नहीं पता, जाना नहीं पता, तो आ जाना कैसे मालूम पड़ेगा आपको? वो आ गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं भाषा की। तो भाषा को बोलना जो है वो सामान्य रूप में अलग है। आप ऐसी भाषा बोलते हैं कि अंग्रेज को समझ ही ना है, वो कैसी अंग्रेजी है? हिंदी कोई बोले और हमको समझ में ना आए तो कैसी हिंदी हो? तो ये अंग्रेजी नहीं है जो हम पर हावी है, ये अंग्रेजियत हावी है। और ऐसी हावी है कि आज आप नवभारत टाइम्स देखें, समझना मुश्किल है। मोहन और शीला में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है कि अब कॉम्प्रोमाइज़ मुश्किल है। अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं पता, तो समझ ही नहीं आएगी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाषा पढ़ाई जाती है वो वर्केबल होनी चाहिए। उसकी जो बारीकी है उसको समझ में आना चाहिए। अच्छे कवि की यही पहचान है, अज्ञे की यही पहचान है, महादेवी की यही पहचान है कि वो शब्दों की बारीकियों को समझते हैं। जब हम कहते हैं अच्छा कवि कौन है, तो आप कहते हैं उसमें ये विमर्श है, वो विमर्श। कहते नहीं, अच्छा कवि वो है जिसकी भाषा अच्छी हो। अगर भाषा की समझ ही नहीं होगी तो भावों की अभिव्यक्ति ठीक से हो ही नहीं सकती। अभिव्यक्ति की जो सार्थकता है या अभिव्यक्ति का जो सौंदर्य है, उसकी जो शक्ति है, वो भाषा की शक्ति है। तो इसलिए दो ही तो चीजें होती हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति अगर मजबूत नहीं है तो अनुभूति को आप सही रूप में पहुंचा ही नहीं सकते। छोटी छोटी बातें हैं। सर, इसको विज्ञान की भाषा बनाने के लिए कौन सी चुनौतियां हैं इस समय? सही बात है। विज्ञान की भाषा हिंदी बन सके, इसकी चुनौतियां क्या है? ये सवाल जब हिंदी राजभाषा बनी 14 सितंबर को राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, तो जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा कि बन तो गई, अब क्या होगा? अब कैसे चिकित्सा शास्त्र पढ़ाया जाएगा, मेडिसिन कैसे पढ़ाई जाएगी, इंजीनियरिंग कैसे पढ़ाई जाएगी, ये जवाब कैसे पढ़ाई जाएगी? इसके बहुत तरीके हैं। तो फिर उस समय एक बहुत बड़े विद्वान थे महाराष्ट्र सभा के सदस्य, उनका नाम था प्रोफेसर रघुवीर। रघुवीर जो थे, उन्होंने कहा अच्छा कैसे पढ़ाई जाएगी, मैं बताता हूं। उन्होंने हर विषय के विद्वानों को बुलाया और एक बड़ी गोष्ठी की और कहा कि आपकी जो तकनीकी शब्दावली है उसको मुझे आप बना के दीजिए, हम उसका अनुवाद करेंगे। और वो डिक्शनरी जो आज से 70 साल पहले बनी थी, आज भी प्रामाणिक वही है। आज जब मैं पारिभाषिक शब्दावली की मीटिंग में जाता हूँ, अभी 8 तारीख को मीटिंग है, जब बात होती है इसके लिए क्या शब्द है, हम कहते हैं रघुवीर को देखो। क्योंकि जो शब्दों की निर्मित की प्रक्रिया है, अगर उसका पता नहीं है आपको तो शब्द नहीं बनते, शब्द गढ़े जाते हैं। अंग्रेजी का जो शब्द है कमिश्नर के आसान है, सुपरिंटेंडेंट के आसान शब्द है। शब्द कठिन और मुश्किल नहीं होते, शब्द परिचित और अपरिचित होते हैं। जो परिचित है वो आसान लगता है, जो अपरिचित है वो कठिन लगता है। आपने ये मान लिया कि शब्द कठिन शब्द होता ही नहीं। अंग्रेजी में कठिन शब्द बहुत हैं। जो टंग शब्द है उसका बोलना आसान है, कितनी उसकी स्पेलिंग मुश्किल है। जिसको आपने नहीं बताया अंग्रेजी वो नहीं लिख सकता रोमन में। हिंदी में कठिनाई नहीं है। तो रघुवीर ने जो शब्द बनाए उसका प्रारंभ में बड़ा मजाक बनाया अंग्रेजी वालों ने, क्योंकि वो डरते थे कि अंग्रेजी चली जाएगी। लेकिन आज जो शब्द वही चल रहे हैं क्योंकि उनकी निर्मित के आधार हैं। जैसे टेलीविजन है, टेली और विजन है, टेलीविजन है, टेली प्रिंटर है, टेलीग्राफ है, टेली कम्युनिकेशन है। टेली का उन्होंने दूर,
और उसका आपने ट्रांसलेशन कर दिया, सब चलेंगे। आज 70 साल के बाद भी रघुवीर का जो शब्दकोश है वो सबसे ऑथेंटिक है। जब कभी दिक्कत होती है हम उसकी शरण में जाते हैं। आप काम करें ध्यान से, ये देखें विदेश में लोग कैसे काम करते हैं। हम आलोचना करते हैं, लेकिन हम देखें जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बनती है वो कैसे बनती है। अभी वहाँ प्रश्न उठाया गया बड़ी सभा में, हम किन शब्दों को लें किन शब्दों को ना दें। अरे जो शब्द आपकी भाषा में रचपच गए हैं उनको लेंगे, बाकी क्यों लेंगे हम। जैसे मान लीजिए बॉटल है, बॉटल अंग्रेजी शब्द है, अगर हमने कह दिया बोतलों में पानी रखा है तो कहाँ रह गया अंग्रेजी, बॉटल तो बोतलों हो गया। बस जो है बसें खड़ी हैं, कहाँ रह गया अंग्रेजी, अंग्रेजी पहचानेगा ही नहीं कि अंग्रेजी शब्द है ये। कोई लड़की जब शादी होती है एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है तो वहाँ की जो रीत रिवाज है उनको ग्रहण कर लेती है, उनकी भाषा सीख लेती है, उनकी वेशभूषा पहन लेती है और उसमें रम जाती है। इसी प्रकार से जो शब्द अंग्रेजी के, फ्रांसीसी के, अरबी फारसी के हैं जो आपके यहाँ घुल मिल गए वो आपके हो गए। जैसे कागज है, उसका बहुवचन क्या होगा, कागजात। मामला का क्या होगा, मामलात। जो आप कहते हैं कागजों में ये लिखा है तो वो हिंदी हो गया, कहाँ रहा फारसी हो। शब्दों को अपनी संरचना में जो ढाल लीजिए आप, उसमें उसको उसका हम कहते हैं टोटल इमर्शन, लिंग्विस्टिक्स में कहते हैं टोटल इमर्शन, पूरे तरह से उसमें घुल मिल जाए तो आपका अपना हो जाएगा वो। तो जो शब्दावली की जो कठिनाई है जो आप कह रहे हैं वो कठिनाई है नहीं, हमने बनाई हुई कठिनाई। जो शब्द एक चीज और है, शब्द का अनुवाद मत कीजिए, हिंदी को अनुवादी हिंदी मत बनाइए। आप शब्द गढ़िए। जैसे आकाशवाणी के लिए, आकाशवाणी जो शब्द है सुमित्रानंदन पंत ने कहा, आज सब लोग बोलते हैं। दूरदर्शन, पहले लोगों ने बहुत मजाक बनाया, आज हम कैसे कहते हैं भारतीय दूरदर्शन। धीरे धीरे चीजें वो रम जाती है। भाषा जो है वो धीरे धीरे रमती है। आप एक शब्द जानते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते हैं, फिर उसका अर्थ समझते हैं, धीरे वो आपकी अपनी हो जाती है। तो कोई कठिन काम नहीं होता मेरी दृष्टि में, और भाषा में तो होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये समझ लें, भाषा में कोई चीज़ संयोग नहीं होती। भाषा में हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। आपको एक मिनट उदाहरण देता हूँ अंग्रेजी का। अंग्रेजी में जितने शब्द स्त्रीवाची हैं उन सब में पुरुषवाची शब्द अंतर्भुक्त है। जैसे शी में ही है, फीमेल में मेल है, वोमेन में मैन है, लेडी में लैड है कि नहीं। क्या मतलब इसका, संयोग है। इसका मतलब यह है कि संस्कृत में स्त्री को पुरुष से अधिक महत्व दिया गया है। उसके बिना सृष्टि होगी नहीं। नारी में नर है। तो भाषा में कभी कोई संयोग नहीं होता। इसी तरह जो तकनीकी शब्दावली है उसको बनाने में संरचना की दृष्टि से हमारे नियम हैं, उन नियमों का पालन कीजिए और जो शब्द हमारे यहाँ आकर के घुल मिल गए हैं उनको स्वीकार कर लीजिए, तो फिर आपकी भाषा जो है वो प्रभावशील रहेगी। आप उदाहरण के शब्दों को देंगे तो नहीं चलेंगे, वो उनको लीजिए जो आपके बन गए। हाँ भाई, मैं बहक जाता हूँ बहुत। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी अभी चल रहा है सर, तकनीकी काफ़ी आगे बढ़ गई है। ऐसे में अनुवादक की भूमिका क्या रहेगी सर? बहुत अच्छा सवाल है। एक मिनट, कैसे इसको बंद करते हैं? इसको बंद कर दो जरा। हाँ, अनुवाद, जीपीटी और ये जो भाषिनी, ये सब जो विधाएं हैं वो अनुवाद में कितनी कारगर होती है। अनुवाद दो तरह के होते हैं। एक होता है शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, जो तकनीकी शब्दावली में होता है, जो विज्ञान में अपेक्षित है। और एक होता है क्रिएटिव ट्रांसलेशन। तो जो क्रिएटिव ट्रांसलेशन में उसमें एक शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं, क्योंकि वो निवांसेस होते हैं। वो एक शब्द के, जैसे चरण धरत शंका करत, भावत नींद न शोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कव्य विचारी चोर।
अब इसका अनुवाद करने में चरण के 3 शब्द कहाँ से लाएंगे? वो दूसरी भाषा में संभव नहीं। चरण धरत शंका करत भावत नींद न शोर, सुवरन को ढूंढत फिरत कव्य विचारी चोर। चरण चरण के 3 अर्थ हैं यहाँ पे। अब 3 अर्थ के लिए कोई अंग्रेजी ऐसा इक्विवेलेंट हो तब तो काम बनेगा। अच्छा, भाषा विज्ञान का सिद्धांत है ये कि शब्द जो हैं सिमिलर तो हो सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। इसीलिए जो भाषा जितनी समृद्ध है उसकी शब्दावली उतनी अधिक होगी। संस्कृत की शब्दावली 1 लाख से ज़्यादा है, इसलिए वो अति समृद्ध है। एक एक चीज़ के लिए आपके पास शब्द हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के सहस्त्र नाम है, वो एक थोड़ी ना है, हर नाम का अलग अलग अर्थ है। आप जानते हैं शिव के कितने नाम हैं? आप जानते हैं शिव है, शंकर है, आशुतोष है, भोले है, बहुत से नाम है। तो जैसे हर शब्द का अर्थ होता है, उसी प्रकार से तकनीक की शब्दावली में भी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होगा, कैसे बनेगा, तब चीज़ वो बनेगी। जहाँ तक क्रिएटिव ट्रांसलेशन है, उसमें आपका जो जीपीटी है वो काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्रिएशन जो है वो उसके बस का नहीं है। एक समय हो सकता है कि इतना ज़्यादा डाटा, सब डाटा बेस्ड होता है, इतना ज़्यादा डाटा हो कि आप उसको खोज लें, वो कैसे होगा? वो शब्दों के भाषा में क्या होता है? भाषा में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है शब्द और दूसरा होता है शब्दों की व्यवस्था। ग्रामर इसी को कहते हैं। ग्रामर शब्द कठिन लगता है, लेकिन आसान क्या है? शब्द और शब्दों की व्यवस्था। उसमें जो शब्द है वो मूल है, और वो इतना बड़ा है कि उसी आप कहते हैं शब्द ब्रह्म। उसका इतना बड़ा आकार है, जैसे एक फुटबॉल हो, आप उसको देखेंगे तो एक साइड एक बार में एक ही तरफ दिखेगा, दूसरी तरफ नहीं दिखेगा, वो घुमा घुमा कर देखना होगा आपको। यही चीज़ क्रिएटिविटी की यही विशेषता है। क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। अच्छा क्या है, रमणीय क्या है? जो हर क्षण आपको अलग लगे, कभी कुछ लगे, कभी कुछ लगे, कभी कुछ लगे, तो पुराना नहीं लगेगा आपको। क्षणे क्षणे ये नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया, वो रमणीय है। तो ये चीज़ जो है अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डेवलप नहीं की है, उसके लिए कोशिश कर रहा है। और कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, संभव हो जाए, लेकिन अभी स्थिति में, आज की स्थिति में वो संभव नहीं हो पाया है। जैसे मेरे समय में टेलीविज़न आया, हम सोचते भी नहीं थे, रेडियो आया, अब कोशिश ये हो रही है कि जैसे हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, वैसे हम सूंघ भी सकें। किसी अगर बाग का दृश्य है तो वहाँ फूलों की खुशबू भी हम तक पहुँचे, कोशिश हो रही है, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकती है हर चीज़, लेकिन वो समय सापेक्ष है। कब होगी? जब होगी तब मालूम पड़ेगा। सर, यहाँ पे ढेर सारे एमए फाइनल के बच्चे बैठे हुए हैं, परास्नातक के अंतिम सेमेस्टर में। हिंदी के हैं क्या? हाँ सर। और सर, भाषा और अनुवाद के क्षेत्र में जो अभी संभावनाएं हैं पीएचडी और शोध की, उसके बारे में कुछ बता दें सर। सबसे अधिक संभावना अनुवाद की। तुमने वो हमारा वो कर दिया बंद? हाँ सर। अच्छा, सबसे अधिक संभावना अनुवाद की है। मैंने ये देखा है, यहाँ जब अनुवाद का पाठ्यक्रम शुरू हुआ उसमें 60 स्थान हैं, और जो लोग अप्लाई करते हैं 500, 600, 700 करते हैं, 60 हो जाते हैं। उस 60 में से एक भी विद्यार्थी मेरे इतने जीवन काल में ऐसा नहीं है जो आजीविका विहीन हो। और कुछ तो ऐसे स्मार्ट हैं, लाख लाख 2-2 लाख कमा रहे हैं, सरकार में भी काम कर रहे हैं और प्राइवेटली भी काम करते हैं, क्योंकि ज़रूरत है इतनी। लेकिन बात यह कि आप अच्छे अनुवादक हो, अच्छे अनुवादकों की ज़रूरत है, सब अनुवादकों की ज़रूरत नहीं है। और जो अच्छा है वो तो हर जगह उसके लिए स्थान भी है, और वो स्थान बना लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुवाद का जो क्षेत्र है वो बहुत उत्तम है। अच्छा, मैंने इसको करके देखा है, क्योंकि मैं खुद अनुवादक हूँ। अनुवाद में धन भी है, यश भी है, और परिचय भी है, नेटवर्किंग भी है, क्या नहीं है।
जो बड़ा लेखक है वो अनुवादक से ही डरता है, क्योंकि वो उसको बड़ा भी बना सकता है और घटिया भी बना सकता है। कोई बड़े कवि का आपने अनुवाद किया और ऐसा कर दिया कि लोग कहें यही है कवि है, बेड़ा कर देंगे आप। तो अनुवादक को लोग बहुत संभाल के रखते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे आज भी एक कहानी कथा याद है। जब मैं पहुंचा वहाँ बल्गारिया, लौट रहा था, तो एक कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ बल्गारियन स्टडीज़ में मैं भी था। तो एक साथ मुझे बहुत देर से घूर रहे थे। जब बीच में रुका तो मेरे पास आए, कहने लगे कि मैं आपको चाहता हूँ आज डिनर पे बुलाना। तो हमने कहा अच्छा है, खाना मुफ्त में मिले, चलो ठीक है, टाइम बीतेगा, अकेले क्या करना है यहाँ पे। मैंने कहा आऊँगा। मैंने कहा आप मुझे लेने आ जाइएगा होटल में। कहा आ जाऊँगा। शाम को जब पहुँचा वहाँ पे तो देखा वहाँ तो मजमा लगा हुआ है। उसमें ऑथर्स यूनियन के प्रेसिडेंट, ट्रांसलेटर्स यूनियन के प्रेसिडेंट, कॉपीराइट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल, सारे वहाँ बैठे हुए। तो जो कॉपीराइट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल थे, मैं मुझसे पूछा जिन्होंने आपको बुलाया उनको आप जानते हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। उन्होंने बुलाया, मैं चला आया। सब हंसने लगे। कहा ये इस देश के सबसे बड़े लेखक हैं और ये हैं एडवोकेट, इनको सरकार ने सुविधा दी है, विला दिया है, आप प्रैक्टिस छोड़ के लिखिए और जितना आपकी आमदनी उतना हम देंगे आपको। कहा आप जानते हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको उन्होंने एक विशेष प्रयोजन से यहाँ बुलाया हुआ है। अब मुझे कुछ खटका लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि दूसरे जो कॉपीराइट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने कहा कि इनकी किताब है प्रेमे रसदल्नो, 28 भाषाओं में अनुदित है। उस पर इटली ने फिल्म बनाई है 4 घंटे की। वो चाहते हैं इसका अनुवाद आप कर दें। मैंने कहा आप मेरा मजाक करते हैं, मुझे भाषा कहाँ आती है इतनी? कह नहीं, जितनी आपको आती उतनी किसी और को नहीं आती, और हम चाहते हैं कि मूल से अनुवाद हो जाए। मैंने कहा नहीं, मेरे बस का नहीं है। वो माने नहीं, क्योंकि डिनर पर बुलाया था। तो एक सामान्य भारतीय की जो आदत होती है, मैं भी सामान्य हूँ, मैंने कहा इनसे पैसे की बात करो तो पीछे हट जाएंगे। मैंने कहा मुझे आप एडवांस दे सकते हैं? मैंने बुलाया अपने कैशियर को और कहा इनका जितना एडवांस किताब का होता है इनको दे दो। तो हमने कहा दूसरा कि किस रेट से आप मुझे दे रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ रेट फिक्स है, $40 से लेके $150, और किताब में छपा हुआ है, तो आपको हम $150 देंगे। तो हमने कहा मुझे तो आती भी नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या आता है? हम देंगे आपको 150। मैं घबराया कि हम तो पकड़ा देंगे मुझे। मैं नहीं करूँगा। अब वो मेरे पीछे लग गए कि नहीं, आप तो ये रुपये तो ले ही जाइए, कीजिए चाहे ना कीजिए। और मुझे उन्होंने पूरा एक बंडल दे दिया। मैं उसको लेके गया हाई कमीशन के पास, कमिश्नर के पास। मुझे उसी दिन रात की फ्लाइट थी मेरी। बड़े नाराज हुए मुझसे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आती है नहीं, इतना बड़ा ऑथर कर पाओगे तुम? पैसा भी तुमने ले लिया। मैंने कहा आप पैसा रख लीजिए, जब हो जाएगा तो। और उनसे मैंने कहा मुझसे 7 वर्ष तक आप बात मत कीजिएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे 3 बार बुलाया वहाँ। उन्होंने कहा जब दिक्कत हो आप मुझे फ़ोन करें, आप सोफिया आएँ और हम आपका सारा खर्चा देंगे, विद परिवार आप अनुवाद करें। खैर मैं गया, लेकिन वो कहाँ अनुवाद, एक तो हिस्टोरिकल नॉवल इतना कठिन। तो फिर हम और पत्नी दोनों मिल करके 2-2 पेज रोज करते थे और 3-4 कोर्स रखते थे। धीरे धीरे वो हो गया। साल भर के बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपकी तबीयत कैसी है? मैं तबीयत नहीं पूछ रहे, अनुवाद पूछ रहे हैं। अनुवाद का क्या हुआ? मुझे 3 साल लगे 300 पेज के अनुवाद में, क्योंकि मेरी पोस्टिंग हो गई थी फिजी हाई कमीशन में। लेकिन वो अनुवाद अच्छा हो गया
और इसलिए अच्छा हो गया कि उसमें बराबर वो मेरे साथ जुड़े रहे, सारी एम्बेसी मेरे साथ जुड़ी रही, हाई कमिश्नर जुड़े रहे, क्योंकि वो अनुवाद ठीक होना चाहिए, सबसे बड़े लेखक का है। ऐसा यहाँ नहीं होता। अगर यहाँ भी ऐसा हो, अगर अच्छे अनुवादक मिल जाएं तो सम्मान तो अनुवादक का बहुत है। मैंने देखा है दुनिया भर में, जहाँ जहाँ मैंने देखा, सब जगह अनुवादक जो है उसकी पूछ लेखक से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें शक्ति है लेखक को बनाने की भी और बिगाड़ने की भी। अगर उसने बिगाड़ दिया तो लेखक तो गया। इसलिए अनुवादक को जो लेखक है, प्रकाशक जो बहुत संभाल कर रखता है, और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अनुवाद का कार्य सम्मानजनक बहुत है, लेकिन दायित्वपूर्ण बहुत है। वो आसान नहीं है। भाषा पे अच्छा अधिकार होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अनुवाद जो है, अगर सहयोग सिद्ध अनुवाद हो, जहाँ दोनों जुड़ के काम करें, एक मूल भाषा भाषी और एक जो है जिसमें अनुवाद किया जा रहा है। जैसे मैं मान लो बंगला का अनुवाद कर रहा हूँ, तो एक बंगला भाषी मेरे साथ हो और मैं हूँ, तो जहाँ कठिनाई होगी वहाँ समाधान ठीक होगा। अगर मैं ही करूँगा ये सोच करके मेरा बंगला का ज्ञान काफ़ी है, तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जो कार्यालयी अनुवाद है, जो आजीविका के लिए है, उसमें 100% आजीविका की गारंटी है। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलते हैं। एक लड़की थी, उसने कहा मेरी स्टूडेंट नहीं थी, मेरी स्टूडेंट होती तो उसको मार पीट के मैं ठीक कर देता। बाहर गई थी, उसने कहा कि सब मैं अनुवाद करना चाहती हूँ, आपको मैं बताइए। तो हमने 2 लोगों के पास उसको भेजा। उन्होंने कहा ना इसको अंग्रेजी आती है ना अनुवाद आता है, कहीं पढ़ा नहीं अनुवाद, और सोचा कि हम अंग्रेजी जानते हैं, हम कर लेंगे अनुवाद। ऐसा नहीं होता। अनुवाद की जब तक आपको प्रविधि नहीं पता होगा, कैसे अनुवाद होता है ये नहीं पता होगा, तो फिर अनुवाद अच्छा नहीं होगा। ख़ास तौर से जो कार्यालयी अनुवाद है, उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। और जो वो अनुवाद है, क्या नाम है, साहित्यिक सृजनात्मक अनुवाद है, वो आसान उसके लिए जिसकी भाषा अच्छी है। ये रैंडम हाउस वाले मेरे पास है, पेंगुइन, कहने लगे जो हमारे जो बेस्ट सेलर्स हैं, आप इनका अनुवाद करा दीजिए। तो मैंने कहा बंधु, और मैं तो अनुवाद करता नहीं, मैं आपको बता दूंगा। मिरिंडा हाउस के हेड थी अर्चना वर्मा, मेरी मित्र थी। मैंने उनको फ़ोन किया कि आप मदद कर दें। वो भी इलाहाबाद की थी, पढ़ी टॉपर थी। मैंने कहा तुम कर दो अनुवाद। उसने कहा विमलेश जी मैं भी नहीं करती अनुवाद, लेकिन मैं करा दूंगी। तो उसने 3-4 लोगों पकड़ा। उसमें एक थे नीलाभ, आपने नाम सुना हो, नीलाभ अश का, उपेंद्र अश के बेटे। तो उनसे कहा कि पेज के हिसाब से इतना पारिश्रमिक है। वो उनके पास पहुँचे, उन्होंने कहा मैं तो 1 लाख रुपए लूँगा, आपको ठीक लगे तो तैयार है, ये मैं कर दूँगा, मेरी तो आजीविका यही है। उसने कहा आप जो मांगे वो दूंगा, अनुवाद ठीक होना चाहिए और समय से मिल जाना चाहिए। समय से करके दे दिया कि उनका काम ही अनुवादक का था। तो अनुवादक जो अच्छा अनुवादक है, वो तो जो चाहे वो मांग ले। तो मैं भी यही करता रहा हूँ। अगर कोई आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका वो चाहते हैं कि अभी अनुवाद हो जाए, तो आप बैठ के कर देंगे, टाइम लगेगा। और टाइम मतलब वो समय साध्य भी है, श्रम साध्य भी है, व्यय साध्य भी है। आपको बाबा जाके पढ़ना पड़ता है, लाइब्रेरी में जा करके कोर्स देखने पड़ते हैं। अगर अच्छा अनुवाद है तो आपके पास बहुत से कोर्स होने चाहिए। मैं देखें जो अच्छे अनुवादक हैं, बल्गारिया में सीडर फ्लोरिन थे, बहुत अच्छे अनुवादक, बल्गेरियन से अंग्रेजी में। उनके कमरे में 50 तरह की डिक्शनरी होंगी। मतलब आपके पास अगर अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, तो आप युद्ध में क्या करेंगे? आप तलवार तो तेज तलवार हो तो काम आएगी। तलवार ही नहीं है, आप जगह डंडा लेके चलो, हो जाएगा फिर तो काम। ऐसे नहीं होता। हर चीज़ में जहाँ आप गहराई में उतर सकते हैं, आपको विषय का अच्छा ज्ञान है, वहाँ सफलता आपके हाथ है। और जहाँ ज्ञान ही ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा बहुत है, तो थोड़े बहुत से अच्छे काम नहीं होते। और दूसरी चीज़, जो ना आए उसके लिए पूछना चाहिए। मैं हर अपने विद्यार्थी से कहता हूँ, पूछने में शर्म मत करो। जर्मनी में एक कहावत है, जो पूछता नहीं वही मूर्ख होता है। अगर रास्ता नहीं पता तो पूछो,
गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हो? तीन जगह से पूछो, फिर एक रास्ता चुन लो। तो अनुवाद में ये चीज़ बहुत है कि अनुवाद के इतने शेड होते हैं। भाषा तो चीज़ ही ऐसी है ना, एक एक शब्द के कितने कितने शेड्स होते हैं। अगर वो नहीं पता आपको, भाषा में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो निवांस है, वो अर्थ छवियाँ हैं। अर्थ छवियों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कहना है, बोलना है, बताना है, सुनाना है, समझाना है, फुसफुसाना है। अब कहने में और बोलने में क्या अंतर है, ये मालूम होना चाहिए ना। 80% लोगों को नहीं पता कहने और बोलने में क्या अंतर है। जब नहीं पता तो कैसे प्रयोग करोगे सही उसका? चीज़ बड़ी आसान है, लेकिन मालूम तो होनी चाहिए। वो मालूम ही नहीं होती, कोई बताता नहीं। एक जो है सकर्मक है, एक अकर्मक है। तो मैंने कहा होगा और मैं बोला होगा, मैंने बोला गलत है और मैं कहा गलत है। तो अगर भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं है तो अनुवाद अच्छा नहीं हो सकता। और भाषा का ज्ञान का मतलब है आपके पास सामग्री हो, आपके पास कोश ग्रंथ हो, तब तो होगा। खैर, मैंने बहुत समय ले लिया आपका सर। सत्र भी समाप्त हो गया है सर। और जो आप ज्ञान गंगा बहाए हैं सर, और चौथी पीढ़ी अभी यहाँ बैठी हुई है। मैं तो अध्यापक हूँ ना सर, क्लास लेने लगता हूँ। तो ये जो टीचर और सर अध्यापक और शिष्य के बीच में जो आपने हमेशा लगाव रखा और खाई को पाटने का काम किया है सर, ये आगे भी जारी रहेगा। और एक शब्द और जो जायसी को याद करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि फूल मरे पर मरे न बासु, ये सुगंध आपकी जिंदा रहेगी सर। धन्यवाद। की वाचिक परंपरा और जो अभी आज एक लाइव क्लास का मौका मिला हमें, हम सबको, और रचयिता का भी धन्यवाद कि सर को बुलाया और उनके माध्यम से ये मौका मिल पाया, वरना ये सौभाग्य नहीं मिल पाता। तो टीम रचयिता के लिए भी आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए।